उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज एग्ज़ाम्पल नंबर 3.10 है, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल नंबर 3.10 स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँ कि 3.9 अगर किसी ने नहीं समझी है ना, तो वो पहले 3.9 को क्लियर करके आए, वरना अदरवाइज़ समझ में नहीं आएगी। सही है, मैंने क्लियर कट वर्ड्स में बता दिया। 3.9 पहले समझ कर पाओ, फिर ये यहाँ पे समझ में आएगी कि मैं उन चीज़ों को जो थ्योरी वहाँ पे कवर की थी, आई विल नॉट कवर हियर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3.10 है, उसमें जहाँ पर मसला तुम लोगों को आएगा वो मसला यहाँ पर हुआ तुम लोगों को ना, जनरलाइज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को रिलेशन में। अभी टेंशन की बात नहीं है भाई, अभी सब हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान पाइंदाबाद। अच्छा, डिटरमाइन द मोलर वॉल्यूम ऑफ एन ब्यूटेन एट 510 केल्विन एंड 25 बार बेस्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली हमें यहाँ पे एन ब्यूटेन की गैस दी गई है। मैंने लास्ट टाइम बताया था एक फ्लेमेबल गैस होती है। 510 केल्विन उसका टेम्परेचर है, 25 बार का प्रेशर है। कह रहा है इन कंडीशन पे आपको उसका मोलर वॉल्यूम मालूम करना है, और किस किस की बेसिस पर मालूम करना है। आइडियल गैस स्टेट की बेस पर, जनरलाइज कंप्रेसिबिलिटी की बेस पर, जनरलाइज और ये फलाना ढंकाने जितने भी जो हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आइडियल गैस स्टेट है ना, वो तो जाहिर सी बात है, आसानी है। यहाँ पे देख लो, वी रिक्वेस्ट टू RT/P। अच्छा, यहाँ पे एक सेकंड रुकना। हाय खुल जा भाई। सही है, तो इसको कॉपी में ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास PV इक्वल्स टू RT। तो जो V होगा हमारे पास एक तरफ आ गया और RT एक तरफ आया, और जो P था हमारे पास वो यहाँ आ गया। तो बेसिकली अब ये 83.14, ये R की वैल्यू जब भी हमारे पास क्वेश्चन में, एक चीज़ देखना, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन में हमारे पास जब भी बात चली हो ना सेंटीमीटर क्यूब में, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो वहाँ पे 83.14 इस्तेमाल करना है, क्योंकि आंसर जो आ रहा है हम सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास गिवन था 510 और प्रेशर था 25, ठीक। यहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखा भी दूँ, हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में काम कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे 83.14 की वैल्यू के बजाय 8.314 डाला है, तो आपका आंसर मीटर क्यूब में आएगा। सही है, वहाँ पर फिर मीटर क्यूब लिखना मर्जी है, जो भी इस्तेमाल करना चाहो, लेकिन फिर पूरा क्वेश्चन एक ही यूनिट में होना चाहिए। सही। उसके बाद आ जाते हैं, आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, TR की और एक वैल्यू दी हुई है PR की। TR से मुराद होता है रिड्यूस टेम्परेचर, PR से मुराद होता है रिड्यूस प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज़ समझना, हमारे पास ये जनरलाइज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को रिलेशन, बेसिकली हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कहा था ना भाई, इधर आओ ना, देखो क्वेश्चन में हमें क्या कहा था, हमें कहा था मोलर वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। अब हमने आइडियल गैस स्टेट से तो खट से एक आइडियल गैस लगाई और मालूम कर लिया ऐसी की तैसी। अब जनरलाइज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को रिलेशन को यूज़ करते हुए हमें मोलर वॉल्यूम मालूम करना, वो आसान नहीं है। ये मैं सही बता रहा हूँ, आज जो वीडियो अगर लंबी होती है ना, वो इसी की वजह से लंबी होगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे समझाने हैं और मैंने आपका बहुत दिमाग खाना है। सही है, तो दिमाग खिलवाने के लिए तैयार हो। अखरोट वखरोट खा के आना, दूध पी के आना और जान बना के आना। सप्लीमेंट्स भी ले लेना, कैल्शियम भी लेना, सही है, चने वने खा के आना। चलो भाई, अब सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है ना, वो ये है, V=ZRT/P। अच्छा, किसी के दिमाग में शायद आ रहा हो कि मैं लैपटॉप से क्यों करवा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि एक तो बोर्ड नहीं है, सही है, और दूसरा ये कि जब मैं लैपटॉप से बनाता हूँ ना, तो वीडियो का साइज़ कम बन रहा है, तो कंप्रेशन करना आसान हो जाती है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अबे यार, एक तो जंगी जहाज़ पता नहीं क्यों आ जा रहा है, अजीब। सबसे पहले देखो ZRT और P, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना। देखो हमने अभी जो ऊपर निकाला, ये V=RT/P से निकाल लिया, सिंपल।
यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर दिख रहा है जेड। जेड हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है भाई। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा क्वेश्चन में गिवन है या नहीं, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहीं गिवन है नहीं, निष्ठा गिवन नहीं है। तो अब क्या है कि अब हमें z निकालना पड़ेगा। z क्या होता है? z होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और यहाँ पे जनरलाइज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कोरिलेशन। अभी सब समझ लेते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती है, उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले टेम्परेचर चाहिए होगा। टेम्परेचर में कौन सा गिवन है? वो गिवन है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है। अब एक चीज़ गौर से समझना कि अगर हमें z चाहिए ना, तो z का एक फार्मूला होता है, प्रिट्ज़र का रिलेशन है उसके लिए। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो z अगर चाहिए ना, तो हमें z निकालने के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ ना, ये प्रिट्ज़र का रिलेशन है बेसिकली, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3.53। अच्छा एक सेकंड रुकना यार ज़रा, मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 3.53, ये टैब्स मैंने किसी और चीज़ के लिए खोले हैं। मैं अभी समझाऊंगा कि टैब्स मैंने क्यों खोले हैं, टाइम क्यों लग रहा है इतना। 2 मिनट रुकना बस। लैपटॉप गिफ्ट कर दो यार कोई, इतना अटक अटक के चलता, गरीब आदमी हूँ मैं। अच्छा भाई, अब यहाँ पे 3.58 ढूंढनी पड़ेगी। मैं 3.58 ढूंढ के रहूँगा ऐसी की तैसी, चाहे वीडियो जितनी भी लंबी हो। यहाँ पे एक चीज़ देखना है, यहाँ पे देखो बीटा के लिए कुछ रिलेशंस दिए हैं, इनसे हम बीटा कह रहा हूँ, B0 और B1 मालूम कर रहे होंगे। अभी आगे समझाता हूँ। अब यहाँ पे Z जो दिया हुआ है ना, ये वाला नहीं लगाना है भाई, ये मत लगा लेना, वरना अगर Z0 करोगे तो β0 चाहिए होगा, B0 चाहिए होगा सॉरी, फिर B0 मालूम करने जाओगे, फिर इसमें वैल्यू पुट कराओगे। तो यहाँ Z की पावर 0, इसको मालूम करने के लिए इंटरपोलेशन इस्तेमाल होगी। अभी मैं समझाता हूँ इंटरपोलेशन क्या होती है। अबे कहाँ मर गया? 3.5 कौन सी थी? अरे भाई याद दिलाओ ना कोई, 3.5 कौन सी थी? 3.52 थी, 5 पता नहीं कहाँ चली गई। वीडियो लंबी हो रही है, तुम लोग 2x पे देख लेना भाई। ये बेसिकली प्रिट्ज़र का रिलेशन है, ठीक है। प्रिट्ज़र का रिलेशन हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये रहा। अब जब हम Z0 मालूम करने के लिए जाते हैं, या Z की पावर 1 मालूम असेंड, ये जो हमें एक वेरिएबल दिया हुआ ना, ये हमारे पास है असेंट्रिक फैक्टर, ठीक है, ये ओमेगा यानी असेंट्रिक फैक्टर। तो अब सबसे पहले अब मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, रिड्यूस टेम्परेचर रिड्यूस प्रेशर पहले क्यों मालूम करना, क्योंकि उनकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। मैं तुम लोगों को पेज पर लेकर आता हूँ, पेज में ज़रा सफाई से हुआ हुआ है। यहाँ पे इन्होंने प्रोफेसर होते हुए यार इतनी गलादत से सॉल्व किया हुआ है, हमारी ज़ात पहचान करिए बुक लिख कर GM स्मिथ ने। अच्छा भाई, रिड्यूस टेम्परेचर, ठीक है। सबसे पहले हमें टेबल B.1 अपेंडिक्स G है, चलो खैर जो भी है, हमें क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली दिया हुआ होगा पेपर में, उसकी टेंशन ना लेना, ठीक है। रिड्यूस टेम्परेचर का फार्मूला होता है, पहले हमें रिड्यूस टेम्परेचर रिड्यूस प्रेशर मालूम करना है, फिर आगे बताता हूँ इनका पहले निकालने का मकसद क्या था। पहले से समझ नहीं आएगा तुम लोगों को। पहले हमने क्या किया, दोनों को आपस में डिवाइड कराया, गिवन टेम्परेचर को क्रिटिकल से, इसी तरह गिवन प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर से डिवाइड कराना है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 1.20, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.659। उसके बाद हाँ चला गया, यार कहाँ मर गया। सही है। अब ये हमने बेसिकली सॉल्व कहाँ तक किया था, यहाँ तक 0.659 तक सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली हमें Z निकालना है ली कैसलर टेबल से। अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, मुश्किल कुछ भी नहीं आएगी। देखो सबसे पहले हमने रिड्यूस टेम्परेचर रिड्यूस प्रेशर मालूम कर लिए भाई। उसके बाद आती है इंटरपोलेशन। बेसिकली देखो मैंने अभी तुम लोगों को बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, आराम से सुनो, कोई जल्दी नहीं है। देखो यहाँ पे बेसिकली हमें मालूम क्या करना था, वॉल्यूम मालूम करना था। अब वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमें पहले Z चाहिए, असल मसला Z का आ रहा है। अब हमें बेसिकली करना क्या है, कहाँ गई एक अदद किताब, ये Z0 है और ये Z1 है,
ठीक है, अब ये पेपर में गिवन नहीं होंगे। हमने रिड्यूस टेम्परेचर रिड्यूस प्रेशर मालूम किया, जी भाई कर लिया। Z0 और Z1 मालूम करने हैं, ठीक है, इंटरपोलेशन के थ्रू। तो टेबल D.1 और D.2 दिए हुए होंगे बेसिकली, तो यहाँ पे इंटरपोलेशन है। हमें टेबल D.1 और D.2 से इंटरपोलेशन करनी है, ताकि हम क्या करें, हमारे पास इंटरपोलेशन कहाँ चला गया, इंटरपोलेशन। अच्छा भाई, इंटरपोलेशन पता नहीं, मैंने ना इसी बुक से टॉपिक निकाला हुआ था इंटरपोलेशन का, वो वाला शायद टैब आगे पीछे हो गया है, तो वो मिल नहीं रहा अभी। तो खैर मैंने ढूंढने की कोशिश काफ़ी की, नहीं मिल रहा। तो बेसिकली इंटरपोलेशन होती क्या है, अब मैं यहाँ पे एक बात समझाता हूँ। इंटरपोलेशन बेसिकली आपके पास ये टेबल दिया हुआ है, ली कैसलर टेबल, या जिसको अपेंडिक्स जी भी कहते हैं, टेबल D.1। अब देखो Z की पावर 0 कह लो या Z0 कह लो, Z0 को मालूम करने के लिए टेबल D.1 इस्तेमाल होगा, और Z की पावर 1 मालूम करने के लिए टेबल D.2 इस्तेमाल होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि इन टेबल्स को यूज़ करते हुए हमारे पास इंटरपोलेशन होगी। अब इंटरपोलेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर फार्मूला नहीं दिया हुआ, इन्होंने जस्ट मेंशन किया हुआ है इंटरपोलेशन इन टेबल D.1 एंड D.2। बेसिकली जब इंटरपोलेशन करेंगे तो उससे Z0 की पावर 0 आएगी हमारे पास, और फिर इंटरपोलेशन के बाद ही ये वाली वैल्यू भी आएगी। ये दोनों वैल्यूज़ नहीं दी हुई, चलो मालूम करते हैं। अब बेसिकली हमारे पास जब हम इंटरपोलेशन करने जाएंगे तो ये रही, अब मैं यहाँ से एक चीज़ दिखाता हूँ। हमें टेबल D.1 गिवन है, ये देखो यहाँ पे टेबल D.1 गिवन है ना। सबसे पहले इसको, इस टेबल को यूज़ किस तरीके से करना है वो मैं दिखाता हूँ। यार इसको थोड़ा सा स्मॉल करना पड़ेगा फ़ोन। हाँ, अब सबसे पहले इधर देखो, हमारे पास रिड्यूस टेम्परेचर कितना गिवन है, 1.2 गिवन है। रिड्यूस प्रेशर कितना गिवन है, 0.659 गिवन है। अब यहाँ पे गौर से समझना, चीज़ों में मिस्टेक मत करना। रिड्यूस टेम्परेचर की लाइन ये है, ठीक है। मेरे पास अगर पेन हो ना, पेन से अच्छा समझ आ जाएगा। पेन नहीं है यार मेरे पास, इस वक्त पेन नहीं है, ठीक है। रिड्यूस टेम्परेचर, हमारे पास रिड्यूस टेम्परेचर क्या था भाई, रिड्यूस टेम्परेचर था हमारे पास 1.200, ठीक है। हम रिड्यूस टेम्परेचर ढूंढेंगे 1.200, रिड्यूस टेम्परेचर ढूंढना है 1.20, ठीक है। तो 1.20 मिल गया हमें रिड्यूस टेम्परेचर, सही। अब दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, दूसरी चीज़ क्या थी, रिड्यूस टेम्परेचर से शायद, रिड्यूस टेम्परेचर हमने 1.20 निकाला, ये हमें निकालना है 0.659। अब इधर देखना ज़रा, वापस टेबल पर आते हैं। देखो 0.659 गिवन नहीं है, 0.659 को 0.6590 कर लेना, ताकि वो इस पे सेट हो जाएगी। तो 0.659 डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो दो वैल्यूज़ इसका मतलब हमारे पास आएंगी, एक 0.6 और 0.8 के बीच में ही कहीं 0.659 लाई कर रही होगी। इंटरपोलेशन कहते हैं बेसिकली दो नोन वैल्यूज़ के दरमियान जो एक अननोन वैल्यू होती है, उस अननोन वैल्यू को डिटरमाइन करने का नाम है इंटरपोलेशन। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, हमें एग्जैक्ट गिवन नहीं था, तो दो वैल्यूज़ आएंगी, तो उन दो वैल्यूज़ की मदद से हम इंटरपोलेशन करेंगे। जितना बता रहा हूँ अभी हमें बस Z0 मालूम करना, अभी इतना मकसद बना लो। सबसे पहले 0.6 की लाइन ये है, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ऐसी बात है लैपटॉप है ना, तो ये रहा, ये वैल्यू बेसिकली हमारे पास आ रही है ये रिड्यूस टेम्परेचर की लाइन है। रॉ हमारे पास वो इसी रॉ में जाते हैं, 0.6 पर 0.8779 आ रहा है, ठीक है, और एक 0.883 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे,
एक टेबल बनाना है अपने पेज पर इस तरह से। आपने ऊपर क्या करना है, रिड्यूस प्रेशर रखना है 0.6 0.8 और रिड्यूस टेम्परेचर को कॉलम में लिखना है 1.2। 0.6 के नीचे 0.8779 रखा, 0.8 के नीचे 0.8330 रखा। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ बेसिकली हमने रख ली। इंटरपोलेशन के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है। ठीक यार, बुक में दिया हुआ भी था लेकिन बुक में से वो पेज गुम हो गया, मैंने निकाल के रखा हुआ था। तो z इज इक्वल टू z1 प्लस पी आर माइनस पी आर वन, पी आर टू माइनस पी आर वन, z2 माइनस z1। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना हमारे। बेसिकली पी z1 क्या है, z1 तो हमारे पास 0.8779 है। बेसिकली z1 है क्या हमारे पास, z1 जो हमें पहली वाली जो वैल्यू गिवन होगी ना उसको हमने z1 लेना है, यानी जो बड़ी वाली वैल्यू गिवन होगी। उसके बाद रिड्यूस प्रेशर जो है हमारे पास, जो हमें एक्चुअल में गिवन है वो लगाना है, यानी पी आर जो है हमारे पास वो एक्चुअल रिड्यूस प्रेशर है। अब पी आर वन जो है यानी वो ऊपर वाला जो हमें गिवन है, ये वाला जो ये पी आर वन है, ये पी आर टू होगा और एक्चुअल जो है वो पी आर होगा। ठीक है, तो हमने पी आर टू की जगह बड़ा वाला यानी 0.8 और पी आर वन की जगह 0.6 लगाया, ऊपर भी इसी तरह वैल्यू लगाई। उसके बाद Z2 जो हमारे पास छोटी वाली वैल्यू होगी, Z1 हमारे पास बड़ी वाली वैल्यू होगी। तो हमने सबको सॉल्व कराया, हमारे पास क्या आ गया, Z की पावर 0.865 आ गया। तो अब यहाँ पे बुक में समझना कि ये जो Z की वैल्यू आई है ये इसकी मदद से आई है। Z1 के लिए भी बिल्कुल सेम यही काम करेंगे, बस इसके लिए क्या होगा, हमारे पास टेबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखना टेबल D.2 इस्तेमाल होगा वैल्यूज़ के लिए। टेबल D.2 इस्तेमाल कर ले तो कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। वही क्या करेंगे, रिड्यूस प्रेशर 0.6 और 0.8 के लेंगे। ठीक है, 0.6 0.8 का लेंगे। 1.2 का जो ये रिड्यूस टेम्परेचर की लाइन, ये रिड्यूस प्रेशर की लाइन, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 0.0326 आ रहा है। कंफर्म कर लेते हैं, इसी की लाइन है ना। हाँ, 0.66666 और ये बेसिकली 1.2, हाँ 0.326 और 0.499 आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने इनको क्या किया, मैंने इनको भी टेबल में रखा। ठीक है, वही इसी तरह टेबल बनाए, पी आर ऊपर 0.6 0.8 रखा, टी आर हमें वो यानी रिड्यूस टेम्परेचर हमारे पास इतना था 0.0326 और ये रखा। और उसी तरीके से हमने फार्मूला लगाया 0.0326 ये लगा था, ये एक्चुअल में जो हमारे पास रिड्यूस टेम्परेचर था, वो रिड्यूस प्रेशर था वो लगा। ये जो हमारे पास पहला वाला था वो लगा, दूसरा वाला लगा, पहला वाला लगा। उसके बाद जो हमारे पास रिड्यूस टेम्परेचर में जो वो है हमारे पास, क्या कहते हैं, अरे भाई Z1 सॉरी Z2 माइनस Z1 है ना, तो फार्मूले में रखा। हमारे पास 0.037 आ रहा होगा तो 38 के करीब ले लेना उसको। ठीक है, इतना आगे पीछे चलता है। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास बेसिकली आ गई। तो अब हमने क्या किया, रिड्यूस टेम्परेचर हमें हमने क्यों पहले निकाला, ताकि हम Z की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, उसके बाद हमें असेंट्रिक फैक्टर होगा गिवन। बेसिकली हमें करना क्या था, फिर रिपीट करता हूँ मैं, बी वाले पार्ट में हमें मोलर वॉल्यूम पता लगाना था। तो मोलर वॉल्यूम का जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या था, मोलर वॉल्यूम का फार्मूला, मोलर वॉल्यूम का फार्मूला था ये PV इज इक्वल टू ZRT। अब सबसे पहले क्या करेंगे, Z0 और Z1 निकाला तो पिट्ज़र का रिलेशन इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसकी मदद से ये देखो पिट्ज़र का रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, पिट्ज़र को रिलेशन है यहाँ पे इस्तेमाल होगा। सेंट्रिक फैक्टर गिवन है 0.200, Z0 की जगह 0.865 लगाया प्लस ओमेगा की जगह 0.2 लगाया, Z1 की जगह 0.038 लगाया, तो सबको करा तो 0.873 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, Z आ गया बेसिकली। तो R हमें गिवन था, T हमें गिवन है, प्रेशर हमें गिवन है। तो हमने जनरलाइज्ड कोरिलेशन
जो हमें दिया हुआ था बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी, जनरलाइज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कोरिलेशन, उसकी मदद से हमने क्या किया, वॉल्यूम को मालूम कर लिया। 1480 हमारा आ गया। ठीक, मैं पिक्चर में भी दिखा देता हूँ किस तरीके से उसको करना है। अरे दादा, दादाजी खबर से बाहर आ जाएंगे। खबर से बाहर आ गए ना इस वक्त, कसम खुदा की रात के 12:30 बजे बाहर आ गए ना, ऐसी की तैसी हो जानी है। तो यार मुझे कोई गिफ्ट कर दो लैपटॉप। ठीक है, 1480 आ गया। इस तरह इसको बेसिकली करना है जैसे हमने बुक में भी किया था। यहाँ पे इस तरह बेसिकली इसको सॉल्व किया बाय यूजिंग जनरलाइज कोरिलेशन। तो ये बेसिकली दिया, हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट की, आंसर निकाला। नाउ फाइंडिंग मोलर वॉल्यूम, तो Z/RT/P, तो ये आएगा हमारे पास। उसके बाद इक्वेशन 3.57 विद द जनरलाइज कोरिलेशन फॉर B। अब यहाँ पे समझते हैं, मैं तेज़ी से ना रिपीट कर रहा हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना था, आइडियल गैस स्टेट मालूम करने से वॉल्यूम मालूम करना था। V=RT/P लगाया। उसके बाद हमने वॉल्यूम मालूम कर लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, हमें जनरलाइज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कोरिलेशन, इसकी मदद से वॉल्यूम चाहिए था। तो हमें पता था कि हमें मालूम था कि भाई जनरलाइज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कोरिलेशन में Z हमें निकालना पड़ेगा। Z/RT/P, बेसिकली ये क्या है, ये V के बराबर है, इससे वॉल्यूम निकलेगा। तो इसमें हमें Z गिवन नहीं था, तो Z निकालने के लिए पिट्ज़र कोरिलेशन इस्तेमाल होता है, और वो क्या है, Z0 प्लस ओमेगा Z⁻1, ये था। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा पहले, तो वो जो Z0 और Z1 थे वो रिड्यूस टेम्परेचर प्रेशर को देखते हुए हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी इंटरपोलेशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, रिड्यूस टेम्परेचर प्रेशर निकाला, फिर हम गए इंटरपोलेशन पर। हमने टेबल्स देखे, टेबल्स ऐसे देखते हैं कि पहले हमने मतलब इंटरपोलेशन करनी थी ली कैसलर टेबल से। ली कैसलर टेबल कौन सा है, अपेंडिक्स D.1 जो है। तो रिड्यूस प्रेशर ऊपर ये दिए हुए और रिड्यूस टेम्परेचर हमें यहाँ पे दिए हुए। तो हमने दोनों की वैल्यूज़ को मैच करके अपने मतलब की वैल्यू बस यहाँ पे कॉपी करी। उसके बाद इंटरपोलेशन करी ताकि हमें क्या मिले, Z0 मिले और Z⁻1 मिले। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया और Z0 निकाला, इसी की मदद से Z1 भी निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, ये Z0 और ये इसकी मदद से हमें क्या हुआ, ये मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, Z आ गया हमारे पास, तो बस सारी वैल्यूज़ आ गई। हमने जनरलाइज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को रिलेशन की मदद से V निकाला, यानी वॉल्यूम निकाल लिया 1480.7। अब यहाँ पे जो बातें लिखी हुई उनको मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक पढ़ना है, हमेशा गलती होता है। यहाँ से लेकर बेसिकली दफ़ा हो, मैं कर ही नहीं रहा। मैं बेसिकली यहाँ पे कहा हुआ है कि जो भाई आपके पास ये टर्म आ रही है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रीसाइज टर्म है, अगर इसको निगलेक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास तकरीबन आंसर आइडियल गैस वाला ही आएगा, यानी आइडियल गैस वाला वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद कहा हुआ है आपको कि भाई आपको क्वेश्चन में अगला पार्ट क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में अगला पार्ट कहा हुआ है इक्वेशन 3.57 विद द जनरलाइज कोरिलेशन फॉर बी कैप। बेसिकली बी कैप से जनरलाइज कोरिलेशन यूज़ करना है ताकि हम बी कैप मालूम कर सकें। तो ठीक है, तो हम कर लेते भाई, कोई मसले वाली बात थोड़ी है। B0 और B1, अब मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक चीज़ दिखाई थी, मैं दिखा देता हूँ। 3.60 थी शायद, ये रहा। अब देखो यहाँ पे B0 का फार्मूला दिया हुआ है, B1 का फार्मूला दिया हुआ है। तो बेसिकली मैं पेज पे तुम लोगों को लेके चलता हूँ, वहाँ पे तुम लोगों को क्लियर समझ आएगा, क्योंकि बुक दिखाने का फिर मकसद पूरा नहीं हो पाएगा ना। ये बेसिकली Z0 वगैरह आ गए थे, बस इतना सही है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये अब सही हो गया, B0 आ गया,
और बी की पावर बेसिकली बी नॉट आया, ये बी नॉट का रिलेशन है बी नॉट निकालने का। तो जस्ट आपको रिड्यूस टेम्परेचर निकालना है। बेसिकली है क्या, हमें बी कैप मालूम करना है। बी कैप मालूम होता कैसे, बी कैप निकालने का रिलेशन ये है, ये बी कैप निकालने का रिलेशन है तकरीबन पिट्ज़र वाला ही है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने वहाँ पे वो लगाया था यहाँ पे बी लग जाएगा। ठीक है, तो पहले बी नॉट निकालना पड़ेगा, फिर बी वन निकालना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे जेड के लिए काम किया था। ठीक है, बस वहाँ पे इंटरपोलेशन की है, यहाँ पे हमें डायरेक्टली एक रिलेशन गिवन है। कहाँ गया, यहाँ पे हमें डायरेक्टली रिलेशन गिवन है, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। जस्ट हमने रिड्यूस टेम्परेचर डाला, इस रिलेशन का यूज़ किया, 1.2 1.6 की पावर भी आएगी, इस पर पावर ऐड कर लेना, और ये नोट्स में दे दूँगा इंशाल्लाह। 1.6 आ गया, तो बी नॉट 0.232 आ गया। बिल्कुल इसी तरह रिड्यूस टेम्परेचर 1.2 4.2। ठीक है, पावर आ गई, रिड्यूस टेम्परेचर आया, तो बी वन आ गया, तो बी नॉट और बी वन आ गया हमारे पास। ठीक, उसके बाद जब बी नॉट और बी वन आया, अब यहाँ पे देखो बी नॉट और बी वन आ गया, बी नॉट और बी वन। बी नॉट बेसिकली क्या था, -0.232 था, और उसके बाद बी वन जो था वो हमने यहाँ पे इसको ऐड किया। असेंट्रिक फैक्टर हमारे पास 0.200 होगा। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -0.02 होगा। यहाँ पे देखो बी ज़ीरो की जगह -0.232 लगाना है, फिर असेंट्रिक फैक्टर की जगह ये लगेगा। ठीक है, और इसकी जगह ये लग जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये बेसिकली, अरे दादा तुम हट जाओ, कहाँ से आ गए, कोई माजरत यार, ये पता नहीं क्यों आ जाता है। ठीक है, तो बी कैप हमारे पास आ गया। अब हमें सी की तरफ नहीं जाना है, बेसिकली इसी से फिर हम जेड निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास जेड आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमें आइडियल गैस दी हुई थी, आइडियल गैस स्टेट से हमने वॉल्यूम निकाला। फिर हमने क्या किया, हमने रिड्यूस टेम्परेचर रिड्यूस प्रेशर्स मालूम किए। क्यों, क्योंकि हमें जेड नॉट जेड वन निकालने थे। जेड नॉट जेड वन क्यों निकालने थे, क्योंकि पिट्ज़र का रिलेशन होता है जेड इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस असेंट्रिक फैक्टर मल्टीप्लाई बाय जेड वन। तो जेड नॉट जेड वन निकालने थे, वो रिड्यूस टेम्परेचर प्रेशर की मदद से निकलते, तो पहले रिड्यूस टेम्परेचर प्रेशर मालूम करना है। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें आ रही हैं, फिर हमने टेबल में जाना है। टेबल कौन सा, ली गैस लाइट टेबल है, टेबल D.1 D.2 यूज़ होंगे वहाँ पे। ठीक है, पेज नंबर 673 पे शायद गिवन हो, मैं पेज नंबर देख के बता देता हूँ। पेज नंबर कौन सा है, एडिशन 8 चल रहा है मेरे पास, 665 है इसका ना, एडिशन 8 है लेकिन ये, उसके बाद एडिशन 9 नहीं है, एडिशन 8 है। उसके बाद क्या होगा, फिर हम इंटरपोलेशन का फार्मूला लगाएंगे। इंटरपोलेशन का फार्मूला मैंने अभी बता दिया था। ठीक है, इंटरपोलेशन का फार्मूला लगाने के बाद हम जेड टोटल वाला कैलकुलेट करेंगे। फिर जेड टोटल वाला कैलकुलेट करने के बाद ये रहा बेसिकली इंटरपोलेशन का फार्मूला। जेड टोटल कैलकुलेट करने के बाद हम मोलर वॉल्यूम पे जाएंगे। मोलर वॉल्यूम V=ZRT/P था, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। फिर बी नॉट और बी वन मालूम करेंगे, फिर टोटल बी कैलकुलेट करेंगे। टोटल बी कैसे कैलकुलेट होगा कि टोटल बी ऐसे कैलकुलेट होगा, यानी बी वन और बी नॉट मालूम करके टोटल बी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, यानी बी कैप। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है तो मुझे बता देना यार, मजबूरी थी, पूरी लैपटॉप से बनानी पड़ेगी, वरना मैं तुम लोगों को पता लिख के समझाता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। परवरदिगार तुम लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।